वेलकम टू एजुकेशन 360 डिग्री। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में, जिसे हिंदी में हम यूरोपीय संघ के नाम से जानते हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन एक ऐसा संगठन रहा है जिसका गठन अचानक से नहीं किया गया है। इसके गठन के लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया चली और ये प्रक्रिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हो गई थी। 1945 के बाद यूरोप के जो देश थे उनमें मेल मिलाप को बढ़ाने के लिए शीत युद्ध के द्वारा बहुत मदद मिली थी और अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में भी बहुत ज़बरदस्त मदद की थी। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका के द्वारा यूरोप की जो अर्थव्यवस्थाएं थीं उनको पुनर्गठन करने में सहायता करने के लिए एक मार्शल योजना लाई और अमेरिका ने मार्शल योजना के तहत यूरोप के इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन करने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए मार्शल योजना के तहत आर्थिक मदद की थी। और इस आर्थिक मदद के बाद में अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को भी जन्म दिया था। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की भी स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनको आर्थिक मदद की गई थी। यह एक ऐसा मंच बन गया था अब जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उनके बीच में व्यापार और आर्थिक मामले में एक दूसरे की मदद शुरू की जा रही थी। और इसके बाद सन 1949 में यूरोपीय परिषद, एक यूरोपीय परिषद बनी और इस यूरोपीय परिषद की अगर हम बात करें तो ये राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अलग ही कदम साबित हुआ है। यूरोप के जो पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था थी उनके आपसी एकीकरण की जो प्रक्रिया थी उस समय, वो चरणबद्ध ढंग से, मतलब क्रम से एक के बाद स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ी। और इसके वजह से, इसके कारण से एक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन पार्लियामेंट, इसका गठन हुआ। और 1957 में जब इसका गठन हुआ तो यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक रूप बहुत प्राप्त कर लिया था। अब यूरोप के जो देश थे वो सिर्फ सहयोग नहीं कर रहे थे, वो एक राजनीतिक तौर पर सहयोग भी करना शुरू कर चुके थे। और सोवियत संघ का जो विघटन हुआ 1991 के अंतर्गत और उसके बाद 1992 में इस प्रक्रिया की जो परिणति हुई वो यूरोपीय संघ के स्थापना के रूप में हुई थी। तो ये यूरोपियन यूनियन के स्थापना का पूरी प्रक्रिया रही। लेकिन इसके अलावा भी आप अपने आंसर के अंदर कुछ और चीज़ों का, कुछ और घटनाओं का जिक्र कर सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना के बीच में किस तरह से कौन कौन से पड़ाव आए, तो उन पर अब हम जिक्र कर लेते हैं। देखिए, अप्रैल 1951 के अंतर्गत पश्चिमी यूरोप के जो 6 देश थे, कौन कौन से? फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इन्होंने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए और यूरोपीय कोयला इस्पात समुदाय का एक गठन किया था। और ये यूरोपीय एकता का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसके बाद मार्च 1957 में ये जो 6 देश थे, इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC बनाया, यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। इसके बाद जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की, यूरोपियन जो समुदाय था उसकी सदस्यता ली। इसके बाद जून 1979 में यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जाता है। जनवरी 1981 में यूनान ने, जिसे हम ग्रीस के नाम से जानते हैं, यूनान ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। इसके बाद जून 1985 में शांगेन संधि ने यूरोपीय समुदाय के जो लोग थे, समुदाय के जो देश थे, उनके बीच में सीमा का जो नियंत्रण था वो ख़त्म कर दिया। इसके बाद जनवरी 1986 की अगर हम बात करें तो वहाँ स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपियन यूनियन जो समुदाय था उसमें शामिल हो गए। और अक्टूबर 1990 में जब जनवरी का एकीकरण हुआ तो इसने यूरोपियन जो सभी देश थे, यूरोप के जो देश थे, उन्हें आपस में मेल जुल करने के लिए, मेल मिलाप बढ़ाने में एक बहुत ही बड़ा कदम निभाया। उसके बाद फरवरी 1992 में यूरोपीय जो संघ था उसका गठन maastricht संधि पर हस्ताक्षर करके हुआ था। और इसके बाद देखिए, जनवरी अगर 1993 की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने एकीकृत बाजार का गठन किया और जनवरी 2002 में इन्होंने 12 जो सदस्य देश थे, इन्होंने एक नई मुद्रा चलाई इस एरिया में, जिसे हम यूरो के नाम से जानते हैं। और मई 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया और ये सभी देश यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत शामिल हो गए। इसके बाद
इसके बाद जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया यूरोपियन यूनियन में शामिल हुए और स्लोवेनिया ने यूरो को अपनाया था। दिसंबर 2009 में लिस्बन संधि लागू हुई और 2012 में यूरोपियन यूनियन इतना आगे निकल गया कि 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद 2013 में क्रोएशिया की बात करें, क्रोएशिया सोवियत संघ का 28वां सदस्य राष्ट्र बन गया। और देखिए क्रोएशिया के सदस्य राष्ट्र बनने के बाद 2016 में अगर हम बात करें तो ब्रेग्जिट हुआ। ब्रेग्जिट का मतलब है ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ और ब्रिटेन में जो जनमत संग्रह हुआ उसमें 51.9% जो वोटर्स थे उन्होंने ये फैसला लिया कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाए और उसके बाद से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर है। तो ये सारी जो घटनाक्रम हैं आप अपने यूरोपियन यूनियन के गठन होने की प्रक्रिया के तहत अपने आंसर के अंदर लिख सकते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जिनका आपकी परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। आइए चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन की कुछ विशेषताओं के ऊपर कि यूरोपियन यूनियन की विशेषताएं आखिरकार क्या क्या हैं। तो देखिए यूरोपियन यूनियन की विशेषता सबसे बड़ी ये है कि किसी अन्य संगठन का अपना कोई झंडा नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन का अपना झंडा है। अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि इनका जो यूरोपियन संघ का, यूरोपियन यूनियन का झंडा किस तरीके का दिखाई देता है। इसके अलावा देखिए जैसे किसी भी देश का अपना राष्ट्रीय गान होता है, इसी तरह से यूरोपियन जो यूनियन है इसका भी अपना गान है। यानी यूरोपियन यूनियन के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वो सभी मिलकर एक गान पर एग्री हो गए हैं कि हम इसे यूरोपियन यूनियन का गान घोषित करते हैं। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन की जो खास बात है, जो विशेषता है वो ये है कि ये सभी अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। यूरोपियन यूनियन अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। अगर हम झंडे की बात करें तो देखिए यूरोपियन यूनियन का झंडा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसके अंदर 12 येलो कलर के स्टार हैं ब्लू कलर के कपड़े के ऊपर। तो ये ब्लू बैकग्राउंड में 12 स्टार्स का मतलब ये है कि 12 जो ये स्टार नज़र आ रहे हैं, 12 स्टारों को यूरोप के लोग एकता और मेल मिलाप का प्रतीक मानते हैं। यहाँ 12 की जो संख्या है ना, ये मानी जाती है कि पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए इस यूरोपियन यूनियन के झंडे में इन 12 स्टार्स को जगह दी गई है। इसके अलावा देखिए यूरोपियन यूनियन की और क्या विशेषताएं हैं। यूरोपियन यूनियन की जो विशेषता है खास, ये मुद्रा इनकी अपनी है। यूरोपियन यूनियन के सभी राष्ट्रों में एक कॉमन मुद्रा चल रही है जिसे हम यूरो के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की जो खास विशेषता है कि 2005 में यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। यूरोपियन यूनियन 2005 की अगर हम बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और अगर हम सेना के क्षेत्र में बात करें, सेना के मामले में बात करें तो यूरोपियन यूनियन के पास पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ और यूरोपियन यूनियन की विशेषताएं हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात कर रहे हैं तो अंतरिक्ष विज्ञान और संचार जो प्रौद्योगिकी का मामला है उसमें यूरोपियन यूनियन दूसरे स्थान पर काबिज है, दूसरे स्थान पर आता है। इसके बाद देखिए यूरोपियन यूनियन की एक खास विशेषता यह है कि कई विषयों में जो सदस्य हैं उनकी अपनी अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जिनका एक दूसरे के विरुद्ध होना भी संभव है। लेकिन इसके बावजूद यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग के साथ काम कर रहे हैं और यूरोपियन यूनियन को एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही ताकतवर, महत्वपूर्ण संगठन बना रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर यूरोपियन यूनियन की विशेषताएं थी। यूरोपियन यूनियन के किस तरह से इसका गठन हुआ, ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। यूरोपियन यूनियन की विशेषताएं क्या क्या हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अब आपको यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ के विषय में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह गया होगा। धन्यवाद।